नमस्कार, मैं प्रेम भारती JTT न्यूज इंडिया से। आज हम ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के 10 सालों से विधायक हैं और आम जनता में, कार्यकर्ता में इन्हें विकास नेत्री के नाम से जाना जाता है। विकास नेत्री कहने का मतलब ये है कि 1952 में जब बिहार विधानसभा का जब पहला चुनाव हुआ था तो 265 विधानसभा कोडरमा था, उसमें अवध बिहारी दीक्षित जी पहले विधायक बने थे। उस समय से 2014 तक जितने भी विधायक कोडरमा में हुए और इन 10 सालों में 14 से 24 तक जो काम हुआ, अगर तुलना करते हैं तो कोडरमा विधानसभा में जितना काम हुआ है वो सभी विधायकों से कई गुना ज्यादा काम हुआ है। इसलिए आम जनता में इन्हें विकास लेडी के नाम से जानते हैं, विकास नेत्री के नाम से जानते हैं। तो ये शख्सियत है भाजपा नेत्री जो तीसरी बार लगातार इनको भाजपा ने टिकट देकर पार्टी का विश्वास जताया है कि ये अवश्य विजय होंगे। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर नीरा यादव, 2 टर्म के विधायक और तीसरे टर्म के प्रत्याशी भाजपा से। नमस्ते मैडम। JTT न्यूज इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। और अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है और 10 सालों से आप इस विधानसभा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और हर गांव गली कुच्चे को जानते हैं, यहाँ के लोगों की मानसिकता को जानते हैं, समझ गए हैं। और तीसरी बार आपको पार्टी ने विश्वास करके टिकट दिया है और उम्मीद है कि, मुझे विश्वास है कि आप विजय हो। हमारा पूरा टीम जो है वो विजय की कामना करता है। तो 10 सालों की विधायकी के बाद आज आप किन किन मुद्दों को लेकर अपने आम जनता के सामने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो हम आपके टीवी को, बहुत न्यूज चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया है। तो पहले हम बता दें कि जैसे हम अपने घर के चौखट से बाहर निकले, यहाँ की समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि ये कोडरमा एक टापू जैसा छोटा सा ये विधानसभा है और इसमें बुनियादी सुविधाएं तो लगभग थी ही नहीं। और यहाँ सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है और ये ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, यहाँ पढ़ने लिखने के लिए हमारे बच्चों के पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, हाई स्कूल से बाकी अगर आगे जाना है तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमने सबसे पहले बिना राजनीति में आए पहले हम कोशिश किए गरीब लड़कियों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क में, ताकि हम बच्चियों को आगे बढ़ा सके। और 12-13 साल तक लगातार हमने ये काम किया एक समाज सेवी बनके। और आज हमें काफी संतुष्टि मिलती है कि आज कोडरमा का नाम जब हम एकेडमिक काउंसिल जाते हैं तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में आता है। आज हमारी बच्चियां आगे बढ़ करके पढ़ाई कर रही है। तो इंटर की व्यवस्था होने के बाद में उन्हें डिग्री की पढ़ाई चाहिए। तो हम जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने हमें 14 में पहली बार टिकट दी, हम विधायक बने और सबके आशीर्वाद से शिक्षा मंत्री बने, तो हमने कोडरमा को एजुकेशन हब बनाने की पूरी कोशिश की। महिला डिग्री कॉलेज की बात हो, हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की बात हो, केंद्रीय विद्यालय की बात हो, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की बात हो, या फिर आपको मेडिकल कॉलेज की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, हमने एजुकेशन हब बनाने की पूरी ताकत लगाई और उसे लगाने का काम किया। और पीजी के लिए बच्चियों को जाना पड़ता था हमारे यहाँ कोडरमा से हजारीबाग, तो हमने पीजी की पढ़ाई को भी यहाँ पर शुरू कराने की पूरी कोशिश की। और आज 5-7 सब्जेक्ट में पीजी की पढ़ाई हो रही है। और जो महिला डिग्री कॉलेज जो बच्चियां हमारी अलग से पढ़ना चाहती है, उनके लिए आज JJ कॉलेज के ही अलग कमरे में पढ़ाई हो रही है। लेकिन हमें उन्हें वहाँ पर डोमचांच में शिफ्ट करने का जो तमन्ना है वो हमारा भी अधूरा है, जिसे हमें आगे जाके पूरा करना है। मैडम, 10 सालों में 5 साल आपकी सरकार रही, रघुवर दास की सरकार रही, उसमें आप शिक्षा मंत्री रही हैं। और शिक्षा मंत्री रहने के टर्म में और उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सरकार नहीं बन पाया यहाँ पे। इन दोनों टर्मों में आपको क्या परेशानियां हुई और क्या महसूस हुआ इस क्षेत्र के बारे में, और इन पिछले 5 सालों में आपका अनुभव क्या रहा जो आगे साझा करेंगे? देखिए, जब हमारी सरकार थी तो उसमें सुशासन था, भ्रष्टाचार नहीं था।
और लोगों की अगर समस्याएं हैं तो उन्हें अपनी समस्याओं को कहाँ रखना है वो समस्या को रख सकते थे। जन संवाद के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर एक मंगलवार को जन संवाद होता था, वहां पर उन समस्याओं का निराकरण होता था। और हम सभी लोग कोशिश करते थे अपने मंत्रालय में मंगलवार के दिन एक दिन निश्चित रूप से कि सारे लोग बैठे, वहां लोग जहां से भी आए समस्या लेके उसे समाधान करने का। और साथ ही साथ क्षेत्र में भी हमारा टाइम फिक्स था, कोई भी लोग आए और अपनी समस्याओं को रख सकते थे और पूरा होता था। लेकिन इन 5 वर्षों में जब हमारी सरकार नहीं है, यहाँ पर आप ब्लॉक ऑफिस में देखेंगे, थाना में देखेंगे या किसी भी जगह में देखेंगे तो लोगों को लगता है कि हम समस्या को लेकर के कहाँ पर जाए। आप समस्या रख रहे हैं, गोल मटोल जवाब दे दिया जाता है, लेकिन उसके समाधान का कहीं पर कोई उपाय नहीं। आप देखे होंगे कि कई सारी समस्याओं को हमने सदन में भी रखने का काम किया, हमेशा माननीय मंत्रीगण जवाब दिए, लेकिन अगर हम उसे एक सत्र में रखे, दूसरे सत्र में जब गए उसी प्रश्न को लेकर के तो फिर से वही जवाब दिया गया, जिसका कि हमने फाइट भी किया कि आप पिछले सत्र में भी यही गोलमटोल जवाब दिए, आज भी जवाब दिए और आज तो ये फिर लास्ट सत्र चल रहा है, आज फिर आप क्या जवाब दें? मैडम, अभी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, 12 प्रतिद्वंदी आपके हैं, इन 12 प्रतिद्वंदी का मुख्य मुद्दा है, जो जिस मुद्दे पे वो लड़ रही हैं वो है ढिबरा। अगर हम कोडरमा में हैं और ढिबरा अबरक की बात ना करें तो बेईमानी हो जाएगी। तो ढिबरा के बारे में आपका क्या समझ है और इसके बारे में उद्देश्य क्या है, भविष्य क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, हम किसी का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि जो भी अभी प्रतिद्वंदी हैं, जो लोग खड़े हुए हैं, उनमें से नए लोग लगभग नहीं हैं, सब पुराने लोग हैं। एक की तो सरकार है, उन्होंने अभी तक क्या काम किया? जब हमारी सरकार थी तो हमने तो कोशिश किया था कि ढिबरा को एक क्लस्टर बना करके वहां डंप करा के उसे वैधानिक रूप देने का। और फिर ये सरकार में मुख्यमंत्री जी आते हैं, हरी झंडी दिखा के ढिबरा की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद सुबह में एक बाइक में एक बोरी में ढिबरा ले जाया जाता है, तो उसे आतंकवादी जैसे दौड़ा करके पकड़ा जाता है। तो एक तो ये सरकार, इन्हें तो हक भी नहीं है लड़ाई लड़ने की, क्योंकि किस मुंह से आप ढिबरा की बात करते हैं, ऑपरेटर की बात करते हैं। और दूसरी जो, अगर हम दूसरे प्रत्याशियों पे जाए तो उनको भी 5 साल नहीं 7 साल का टाइम जनता ने दिया था एक जनप्रतिनिधि के रूप में। तो हमें एक काम बताए जिस काम के लिए वो आगे बढ़े। आखिर क्यों आपके प्रतिद्वंदी जो हैं आपको एक मुद्दा पे घेर रहे हैं कि आप तो बहुत बोलती हैं कि भाई आपने बहुत सारा काम किया, शिक्षा में काम किया, तो आपके शासन काल में जो यहाँ का पहचान था माइनिंग स्कूल, वो आप शिफ्ट करवा दिए। ऐसा उन लोगों का ब्लेम है कि वो शिफ्ट कहीं और दूसरे विधानसभा में चला गया, आपने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। इस संबंध में क्या कहेंगे? पहले तो हम बता दें कि ये जो माइनिंग कॉलेज है इसकी अवस्था कितनी जर्जर थी, और जैसे हम पहली बार विधायक बने, शिक्षा मंत्री बने, पहला फंड हम ला करके उस माइनिंग को एक ऐसी पहचान दिलाने का काम किए जो कि सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि बिहार और झारखंड में हमें लगता है कि नंबर 1 में वो माइनिंग आया। लेकिन ये जैसे हमारी सरकार नहीं बनी और साजिश के तहत इस माइनिंग को दूसरे विधानसभा में शिफ्ट करने का कार्रवाई के कारण जब हम सदन में धरना दिए, जब आवाज उठाए, तो वहां पर हमें आश्वासन देके वहां उठाया गया कि हम दूसरे जगह पे दूसरा ये पॉलिटेक्निक खोल लेंगे। हम यहाँ से जो माइनिंग आपकी पहचान है, हमने कहा था कि ये माइनिंग कॉलेज नहीं है, ये पॉलिटेक्निक नहीं है, ये हमारे कोडरमा की पहचान है, तो इस पहचान को हम कुछ नहीं करेंगे। और आप देखे होंगे, वो वीडियो देखेंगे एक बार, वो विधानसभा सदन के बाहर जब हम धरना दिए थे, हमें सरकार में जो विधायकगण है, मंत्रीगण है, वो हमें धरना से उठा के लेके ये आश्वासन दिए। अंदर जब गए, हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें जब तक हम जिस कारण धरना में बैठे हमें आश्वासन नहीं मिलेगा, हम बैठने वाले नहीं। वो आज भी वहां पर नोट किया गया होगा और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये सरकार आने के बाद साजिश के तहत इस तरह किया गया है। लेकिन फिर हम विश्वास दिला रहे हैं
कि इसे हम चालू करा करके ही दम लेंगे। अच्छा, आपके जो प्रतिद्वंदी है वो कह रहे हैं कि मैया समान योजना के ठगने के लिए कि बोलने के लिए आप एक शगुफा लाए हैं, 2100 रुपया महीना मंथली महिलाओं को देंगे। तो इस संबंध में आप क्या दृष्टि रखती हैं, क्या समझ रखती हैं कि ये सरकार तो 5 साल से चल रही है और इन्होंने कहा था कि हम 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे महिलाओं को। तो 5 साल तक इनको कोई रोक रखा था क्या? या भारतीय जनता पार्टी इनको कहा था कि आप कहिए कि आप चूल्हा खर्च 2000 देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था आप कहिए 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कहने के लिए कि आप कहिए कि आपको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे अगर नौकरी नहीं देंगे तो? ये भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको कहने के लिए नहीं कहा था। ये खुद सत्ता में आने के लिए ये वादा किए थे और आते साथ इन वादा को भूल गए। और जब अभी चुनाव का घोषणा होने लगा तो 2 महीना ये नवंबर में और ये अक्टूबर में और नवंबर में 1-1 हजार रुपया मैया योजना के नाम से लोगों को देने का काम करते हैं। तो आज झारखंड की जनता भोली भाली जरूर है लेकिन इतनी कमजोर नहीं है कि इनके जाल में एक बार फंस चुकी तो कहा जाता काठ का हड़िया एक बार चढ़ता है। तो एक बार चढ़ करके वो जान चुके कि ये कैसे ठगती है। लेकिन हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। आज आप देखिए महतारी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में जो कहा वो पहली कैबिनेट में पास हुआ और लोगों को उसकी सुविधा मिल रही है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार है वहां पर जो जो वादे हुए सारे कार्यों को फर्स्ट कैबिनेट में ही शुरू किया गया। तो आज भी झारखंड की जनता को विश्वास है कि जो गोगो दीदी योजना लाए हैं जो कि महीने के 11 तारीख को 2100 रुपया आएगा, युवाओं के खाते में 2 साल तक 2000 रुपया बेरोजगारी भत्ता जाएगा और पहले कैबिनेट में 2,87,000 जो रिक्त पद हैं उसे भरने की कार्रवाई शुरू होगी। तो हमारे लोगों को ये विश्वास है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। हमारे मोदी जी पर लोगों को विश्वास है कि जो ये कहते हैं सो करके दिखाते हैं, इसलिए अब जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। अरे मैडम, 13 नवंबर को चुनाव में वोटिंग होने वाली है। अपने विधानसभा जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं 2 लाइन में? हम वादा कभी नहीं करते हैं, हम तो विश्वास दिलाते हैं और हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहेंगे कि जिस प्रकार आप लोगों ने अपना स्नेह, अपना सहयोग, अपना साथ, अपना आशीर्वाद देके 10 वर्षों तक हमें निरंतर सेवा करने का मौका दिया, आगे भी हमें अपना आशीर्वाद दे जिससे जो अधूरे कार्य हैं उसे हम पूरा कर सके। हम आपसे वादा नहीं करते हैं लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं जिस प्रकार पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पित भावना से पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य हमने 10 साल किए हैं उसे और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ समर्पित भावना से। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके बहू के रूप में, इसलिए आपका पुनः हमें आशीर्वाद दें। अभी हम बात कर रहे थे कोडरमा के 2 टर्म की विधायक डॉक्टर नीरा यादव जी से और आम जनता में इन्हें विकास नेत्री के नाम से जाना जाता है। अगले टर्म 13 नवंबर को चुनाव होने वाला है, वोटिंग होने वाला है।